Hello and welcome. So, this is the second part of the first chapter in class 11th Political Science Indian Constitution at Work. तो फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, काफ़ी टाइम लैग हो गया है बीच में एंड आई एम सॉरी फॉर दैट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस आई कुडंट अपलोड एनी वीडियोस। तो सेकेंड पार्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि 4 चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ पोर्शंस आप हटा सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो उसमें क्या क्या है वो सब मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है इसी चैप्टर के। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा। तो इस पार्ट में मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये सब एक्सप्लेन किया है। तो इस पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग का प्रोसीजर क्या रहा और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। संविधान जो सभा हमारी थी उसने किस तरह से संविधान को बनाया, उसका बनाने का काम किया, ये बेसिकली इस पार्ट में एक्सप्लेन होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब ये देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने टोटल 22 कमिटीज़ को अपॉइंट किया। अब ये जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का बनाना है तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कामों का एक मिला हुआ रूप होता है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत सी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए अगर आपको नियम कानून बनाना है तो उसकी बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। तो इस काम को आसान करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया और इस प्रोसीजर के लिए जो सबसे पहले कमिटीज़ बनाई गई। आज भी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें हर कानून का जब वो बिल प्रिपेयर किया जाता है, जब ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, तो उससे पहले उसको कमिटी स्टेज के थ्रू गुजरना होता है। कमिटीज़ मतलब कि इसमें थोड़े मेंबर्स होते हैं। ओके, तो एक कमिटी में जैसे मान लीजिए 8 मेंबर हुए, 10 मेंबर हुए, 15 मेंबर हुए, और ये जो मेंबर्स होंगे वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं जिस सब्जेक्ट की वो कमिटी है। तो इस तरह से टोटल 22 कमिटीज़ को बनाया गया था। ओके, अब इस 22 कमेटी में जो 8 कमिटीज़ थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और इन 8 कमिटीज़ के नाम जो हैं, जो मेजर कमिटीज़ हैं वो देखिए: ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, लैंग्वेज कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जैसे हो गया, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेन काम क्या हुआ? ड्राफ्ट करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेगी। ठीक है। यूनियन पावर कमेटी जो है वो यूनियन से संबंधित क्या शक्तियां हैं, पावर मतलब शक्तियां, यूनियन मतलब केंद्र, तो केंद्र के पास जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उस पर एक कमेटी बनाई गई। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, के फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होने चाहिए, लैंग्वेज कमेटी, भाषा क्या होनी चाहिए, स्टीयरिंग कमेटी। तो इस तरह से करके 8 जो कमिटीज़ थी वो मेन कमिटीज़ थी, और ये 8 कमिटीज़ जो थी उनको जो चेयर कर रहे थे लोग, चेयर मतलब उनके जो चेयरमैन थे वो थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो ये बड़े बड़े नेता जो उस समय के थे ये उन कमिटीज़ को चेयर कर रहे थे। अब ये जो स्पेशल कमिटीज़ जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे थी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे थी, उन्होंने पहले उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस इशू से रिलेटेड मामले पे विचार किया, विमर्श किया। कई जगह के संविधानों को पढ़ा कि उस संबंध में, उस विषय पर दूसरे कंट्रीज़ के संविधानों में किस तरह के प्रोविजंस हैं, और उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको इंक्लूड करके जो अपनी रिपोर्ट थी वो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने वो रखेंगे। समझ गए? तो ये इस तरह से करके काम को, इसको कहते हैं काम को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट लीजिए और उसके बाद फिर बड़ा काम वो होगा। ठीक है। ईच कमिटी ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। तो एक एक कमिटी ने एक एक प्रोविजन को ड्राफ्ट किया, एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस जो थे उनको ड्राफ्ट किया, उनको बनाया, एंड देन इट वाज पुट टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। ओके, अब इसमें देखिए आप ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक तरह से सारे जो प्रोविजंस थे उनको कंपाइल किया, ड्राफ्ट किया,
और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अपने आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे आप उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, और इसीलिए इनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसने 9 दिसंबर 1946 को काम करना शुरू किया था। और मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में पूछा था कि 9 दिसंबर 1946 को इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट, और बहुत से लोगों ने मुझे उसमें सही जवाब दिया, वो था सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को प्रेसिडेंट बनाया गया था, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी फोटो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, और बाद में चल के ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो पहले राष्ट्रपति भारत के हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनको बनाया गया। अब जो कमिटी थी उसने अपनी रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कमिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने प्रेजेंट की, और उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फिर उस कमिटीज़ की रिपोर्ट पे डिस्कशन किया। ठीक है, डिस्कशन के बाद जो बी एन राव थे, इनकी फ़ोटो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, और बी एन राव का नाम मुझे बड़ा सरप्राइज, इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट आई डोंट फाइंड हिज नेम इन दी बुक्स, इन योर बुक और इन जो 11, 12, 9, 10 में बुक्स पढ़ाई जाती हैं सिविक्स में, उनमें उनका नाम नहीं देखती हूँ मैं। बहुत ही सरप्राइजिंग ये चीज़ लगती है, क्योंकि बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशन जो जानकार थे, बहुत कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की इनको जानकारी थी, और इनका रोल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बी एन राव ने प्रिपेयर किया था, इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने जितनी भी कमिटीज़ की रिपोर्ट्स थी उनके बेसिस पे, और उनकी अपनी जो रिसर्च थी अबाउट सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, उसके बेसिस पे इनिशियल ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो बी एन राव ने प्रिपेयर किया था। उसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था, उसके बाद उसको इसमें अमेंडमेंट्स हुए। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, चेयर की थी बी आर अम्बेडकर ने, उन्होंने ये जो इनिशियल ड्राफ्ट था इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने पेश किया। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स इनैक्ट हुए, इसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए रखा गया, इसको पब्लिश किया गया, जिसमें लोगों ने भी अपने रिएक्शंस दिए, अपने विचार दिए, और उसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट जो था वो बी एन आर अम्बेडकर ने इसको प्रिपेयर किया था। तो इस एक बात और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थे डिस्कशंस एंड डेलिबरेशंस। एक प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उस पर बड़ी विस्तृत डिस्कशंस हुए हैं, डिबेट्स हुए हैं, और ये एक एज अ प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे थे, उन्होंने एज अ प्रिंसिपल इस चीज़ को लिया था कि हम किसी भी टॉपिक पे वोटिंग से बचेंगे, क्योंकि वोटिंग जो है वो डिवीज़न करती है। तो उनका ये मानना था कि अगर हम भारत का संविधान बना रहे हैं तो उसमें जो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, उस पर एक आम सहमति होनी चाहिए। तो तब तक हम उस पर डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे, जब तक ये एक आम सहमति, एक कंसेंसस डेवलप ना हो। तो जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एक आम सहमति से डेवलप हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है एक ऐसे देश में जहाँ बहुत सी विचारधाराओं के लोग रहते हैं, मानने वाले रहते हैं। वहाँ पे हर इशू पे आप एक कंसेंसस डेवलप कर पाएँ, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसको 299 डेलीगेट्स थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग शुरू हुई है 9 दिसंबर 1946 को। इसका मतलब कि इंडिया उस समय ना इंडिपेंडेंट हुआ था, ना पार्टीशन हुआ था। 8 महीने बाद 15 अगस्त 1947 को इंडिया का पार्टीशन होता है, और जब पार्टीशन होता है तो जितने भी मेंबर्स पाकिस्तान की साइड से इलेक्ट होकर आए थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली छोड़ दी। तो 299 डेलीगेट्स बचे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम किया। ये डेलीगेट्स दे वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, डिफरेंट प्रोफेशंस। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। अब
इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हमारा, अगर मैंने पहले भी बताया है फर्स्ट वीडियो में भी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का, और इसीलिए इसको बनने में भी इतना समय लगा। ओके, तो 114 डेज के लिए ये इन डेलीगेट्स ने पूरा विचार विमर्श किया, स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स, एग्जैक्टली 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 डेज, 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में लगे थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें भी ये डेट मेंशन है। लास्ट में जो उसकी लाइंस हैं वो हैं, ऑन दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय इनैक्ट, अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रस्तावना है आप लोगों को याद करनी है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, ये आपकी बुक्स में है, एनसीईआरटी की बुक्स में शुरुआत में या अंत में देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल आपको मिल जाएगी। इसमें 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन्होंने इस पे सिग्नेचर्स किए, और 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। क्यों 24 जनवरी 26 नवंबर 1949 को क्यों नहीं लागू किया गया? देखिए, संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इंतज़ार किया गया 26 जनवरी 1950 तक का। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 20 साल पहले 1930 में, 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस भारत ने मनाया था। जवाहरलाल नेहरू की कॉल पे लाहौर में रावी नदी के तट पर एक प्रतिज्ञा ली गई थी कि हम भारत को पूर्ण स्वाधीनता दिलाएंगे, और इस दिन को हमेशा के लिए स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस दिन के सम्मान में ये डेट चुनी गई थी 26 जनवरी 1950। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 2 भाषा में लिखा गया, इंग्लिश में और हिंदी में। बहुत ब्यूटीफुल कैलीग्राफी है इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, बॉर्डर्स हैं हर पेज पे, और उन बॉर्डर्स को इल्यूमिनेट किया गया है, उसमें बहुत ही सुंदर चित्रकारी बीच बीच में की गई है, और ये चित्रकारी की थी शांति निकेतन के आर्टिस्ट के द्वारा। ये जो हमारा ओरिजिनल हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस समय पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है, एक हीलियम बॉक्स में। ये दोनों कॉपीज़ बड़े कायदे से, बड़ी संभाल के रखी गई हैं, और ये समझ लीजिए कि हमारे लिए, भारतीयों के लिए, दिस इज़ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल डॉक्यूमेंट that we have, the respectable book that we have. हमारी लाइफ का each and every part is being governed by this constitution, and I'm sure that all of you must have great reverence. आपके सबके दिल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान होना स्वाभाविक सी बात है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत बड़े संविधान के ज्ञाता भी थे। उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, और उन कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो कि इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग थी, हमारे को सूट करती थी, उनको अडॉप्ट किया, थोड़ा मॉडिफाई करके भी अडॉप्ट किया है। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। इंटरनल सोर्सेज में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जिससे कि आज़ादी के पहले का पूरा जो शासन है 1935 से 1947 के बीच का जो पूरा शासन है इंडिया का, वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्न होता था। तो जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनमें है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा भी बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन से छोटी छोटी बातें ली गई हैं। ये मेन सोर्सेज हैं। अब इसमें क्या क्या बातें ली गई हैं, जो टर्म्स हैं, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। जब आप 11th का ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक कंप्लीट करेंगे तब तक मैं कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें, सारे टर्म्स आप समझ सकें, उनकी मीनिंग, सबकी एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे अगर मैं कहूँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है, जिसको आप लोग इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया उस वाले चैप्टर में समझेंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ऑफिस एंड पावर ऑफ स्पीकर, स्पीकर लोकसभा को जो मैनेज करते हैं वो स्पीकर, जो अथॉरिटी, हाईएस्ट अथॉरिटी लोकसभा की, वो स्पीकर है।
तो वो उनका ऑफिस एंड पावर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सब ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, आपके मूल अधिकार हमारे जो हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे चल के जुडिशरी वाले चैप्टर में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, न्यायपालिका को स्वतंत्र कैसे रखा जाए, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी ली गई है। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा एक बहुत बड़ा भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको भी हम लोग समझेंगे इसी चैप्टर में अभी आगे। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम लोग को पढ़ना है, तो इसी चैप्टर में आगे इसको समझेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, जो कि फ्रांस की क्रांति का एक मूल मंत्र था, वो कॉन्सेप्ट लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ना हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ना भारत को एक संपूर्ण एकात्मक राज्य बनाता है, ना संपूर्ण संघात्मक राज्य बनाता है। तो ये जो है, ये क्वासी फेडरल है स्ट्रक्चर। और रेजिडुअल पावर्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी जब शक्तियों के वितरण की बात हम लोग करेंगे, तो रेजिडुअल पावर्स क्या होती हैं। ये जो टर्म्स हैं इसमें, ये आपकी समझ में शायद अभी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि इफ़ यू विल फॉलो दिस माई लेक्चर्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन द डेज ऑफ यू। तो कुछ दिनों में आपको ये टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये मेन सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज, और चूंकि इतनी जगह से इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं, इसलिए कभी कभी जो क्रिटिक्स हैं वो ये भी कहते हैं दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, मतलब हर तरफ से हमने कुछ कुछ चीज़ें उधार ले ली और सबको मिला के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। हालांकि ये पूरी तरीके से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जितने भी फीचर्स हमने बाहर से लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, उनको इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है थोड़ा थोड़ा, और फिर उसको इंक्लूड किया गया है। वैसे आप तो देख लीजिए, तो कोई भी चीज़ एकदम नई तो कहीं है नहीं, कहीं कॉन्सेप्ट कहीं से तो आप इंस्पायर्ड होंगे ही, जिसको आप अपने यहाँ लागू करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये है मोटा मोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसीजर क्या रहा और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहे। इसके आगे हमें फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझनी है, उसमें भी इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसका प्रोसीजर मेनली क्या रहा। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप फॉलोइंग। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बीच में हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड ट्राई टू बी कांस्टेंट नाउ कि अब मैं रेगुलरली कुछ कुछ वीडियोस अपलोड करती रहूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। गुड बाय।